मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Everybody in the world now wants to be India's best friend. We accept that. Why the world is interested in India? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसे तराना-ए हिंदी भी कहा जाता है, 1904 में मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई पेट्रियोटिक उर्दू गजल है। इन लाइंस को वॉर जोन में फंसे उन 16,000 इंडियन स्टूडेंट से बेहतर कौन फील कर पाया होगा, जिन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत 76 फ्लाइट्स के जरिए रेस्क्यू करके सेफली इंडिया वापस लाया गया। बात चाहे मेक इन इंडिया कैंपेन की हो, या कोरोना पैंडेमिक के समय आइडियल लीडरशिप शो करने की, या फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चैलेंज को टाइमली कंप्लीट करने की, इंडिया के अचीवमेंट्स और एंडेवर्स को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक इंडिया की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी का 35% हुआ करती थी, और यही एक प्राइमरी रीजन था कि हमारी कंट्री की तरफ फॉरेन इन्वेडर्स अट्रैक्ट हुए। ये तो हुई हिस्ट्री की बात। प्रेजेंटली हमारे देश की इकोनॉमी $3.29 ट्रिलियन की वैल्यू के साथ दुनिया की 6th सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हमसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स $24.79 ट्रिलियन, चाइना $18.46 ट्रिलियन, जापान $5.38 ट्रिलियन, जर्मनी $4.55 ट्रिलियन एंड यूनाइटेड किंगडम $3.442 ट्रिलियन के साथ आते हैं। यही एक मैसिव रीजन है कि तेजी से बढ़ती हमारी इकोनॉमी अमेरिका, यूके, ईयू, जापान और जर्मनी जैसे कई कंट्रीज को हमारी ओर प्रेजेंट टाइम में अट्रैक्ट कर रही है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन 2 दिन के लिए इंडिया टूर पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय ग्लोबल सिनेरियो काफी क्रूशियल स्टेज पर आ पहुंचा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया रशिया यूक्रेन बैटल के कारण 2 भागों में डिवाइडेड है, वहीं इंडिया का स्टैंड इस वॉर के बावजूद काफी इंप्रेसिव रहा है। उसने अपने रिलेशंस, चाहे वो रशिया हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोनों के साथ बैलेंस्ड ही रखे हैं, जो कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी शो करता है। खैर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के इंडिया आने के पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजंस माने जा रहे हैं। फर्स्ट, इंडिया यूके ट्रेड अग्रीमेंट। 2020 ब्रेक्जिट के बाद यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए दोनों कंट्रीज के डिप्लोमैट्स के डिस्कशंस काफी समय से चले आ रहे थे, एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का ये टूर कई प्लान्स एंड एग्रीमेंट्स का फाउंडेशन स्टोन रखने वाला साबित हुआ है। यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया में $1.3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन किया है। इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर यूनाइटेड किंगडम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस टेक्निक को शेयर करने के साथ साथ ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट एंड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की तैयारी में है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि वो डायरेक्ट इंडियन मार्केट में एंट्री करे और अपने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के जरिए प्रॉफिट गेन करे। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियाज टोटल मार्केट वैल्यू इज नियरली $3.21 ट्रिलियन। जाहिर सी बात है, इस इन्वेस्टमेंट प्लान से दोनों ही नेशंस को फायदा होने वाला है। एक साइड इंडिया को एक ह्यूज इन्वेस्टर मिल रहा है, तो दूसरी साइड इस ट्रेड इन्वेस्टमेंट के कारण यूनाइटेड किंगडम को एक मैसिव मार्केट में रीच। ये इन्वेस्टमेंट प्लान इंडिया में बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि 7.5% है, उसको कम करने के साथ साथ इंडियंस के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन करेगा। डिस्कशन ऑन इंटरनल इशू। इस मीटिंग के मेन फीचर्स रहे कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में माइनॉरिटीज को लेकर कश्मीर सिचुएशन पर काफी डिस्कशन किया। सिमिलर वे में ऐसा ही डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी किया। उन्होंने अपनी इंप्रेसिव स्टेट्समैनशिप शो करते हुए ब्रिटेन के पार्टीगेट स्कैंडल जैसे सेंसिटिव इंटरनल इश्यूज पर मिस्टर बोरिस को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। ईयर 2020 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर 8,80,000 से भी ज्यादा लोग इंडियन ओरिजिन वाली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और ये पॉपुलेशन यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन है। यूनाइटेड किंगडम में इंडियन डायस्पोरा को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर बोरिस ने इंडियन सिटीजन्स के लिए इमिग्रेशन रूल्स में मल्टीपल रिलैक्सेशंस किए हैं,
जिससे कि इंडियन टूरिस्ट्स, स्टूडेंट्स एंड जॉब सीकर्स को ईजियर एंड अफोर्डेबल वीजा फैसिलिटीज का फायदा मिल सके। Recent visits of various political leaders to India. इंग्लिश की एक बहुत ही पॉपुलर एंड सिंपल ईडियम है, ओल्ड इज गोल्ड, जो कि इंडिया की पावरफुल एंड डेकेड्स से चली आ रही यूनिक डिप्लोमेसी को लेकर एकदम फिट बैठती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कोल्ड वॉर एरा हो या सीरिया, इजराइल, पैलेस्टीन के जैसे सिविल वॉर वाले इश्यूज, इंडिया की डिप्लोमेसी हमेशा से ही न्यूट्रल रही है। इंडिया की इसी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी से अट्रैक्ट होकर अब कई फॉरेन पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ अपने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस को स्टैब्लिश करने की ओर स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं। सर्गे लुवराव, रशिया। रूसो यूक्रेनियन वॉर के बीच रशिया के फॉरेन सेक्रेटरी सर्गे लुवराव दिल्ली टूर पर आते हैं। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के कारण रशिया को भी पता है कि इंडिया आखिर क्या क्या कर सकता है, और हमने ये काम UNGA एंड UNSC की मीटिंग्स में एब्सेंट होते हुए करके दिखा भी दिया है। मिस्टर लुवराव के दिल्ली आने के 2 मेजर रीजंस थे। फर्स्ट ये कि वॉर के टाइम इंडिया रशिया से कम प्राइसेस पर ऑयल और वेपन्स खरीदे और रूसो यूक्रेनियन वॉर में हम उनका साथ दें, जैसा कि उन्होंने हमारा दिया था 1971 के इंडो पाक वॉर में। रशिया पर कई स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लग जाने से रूबल का वैल्यू रिकॉर्ड विद इन अ फ्यू डेज ही 50% डिक्रीज हो गया। लिज ट्रस, ब्रिटेन। ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी ने भी वॉर के दौरान दिल्ली का टूर किया। उन्होंने वॉर को लेकर ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए इंडिया को वॉर के अगेंस्ट आने को कहा। एक फैक्ट ये भी है कि यूरोपियन देश कभी किसी कंट्री के साथ परमानेंटली नहीं होते। जब तक उनके अपने इंटरेस्ट्स पूरे होते हैं तब तक ही उनका साथ रहता है। एक तरफ जहां ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया को वॉर के अगेंस्ट आने को कहकर रशिया के साथ ट्रेड बॉयकॉट करने के लिए कह रहे थे, वहीं कॉइन का दूसरा पार्ट ये है कि ब्रिटेन समेत कई और यूरोपियन कंट्रीज खुद रशिया से लास्ट मंथ के कंपैरिजन में 15% से ज्यादा फ्यूल बाय कर रहे थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसे में इंडिया ने यूरोपियन नेशंस का डुअल कैरेक्टर क्लियरली देखा और बेहतर तरीके से काउंटर भी किया। वांग यी, चाइना। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भी कुछ समय पहले दिल्ली टूर पर आए थे। उनके दिल्ली आने का मेजर रीजन था इंडिया और चाइना के बीच बायलैटरल रिलेशंस को बेहतर करना और इंडो चाइना बॉर्डर इश्यूज पर डिस्कशन करना। पिछले कुछ ईयर्स में चाइना का नजरिया डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर काफी बदला सा नजर आया है। इसके अलावा चाइना ने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास के एरियाज में कई लार्ज प्रोजेक्ट्स जैसे कि $47 बिलियन की कॉस्टिंग वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और $7.4 बिलियन की लागत वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके चलते इंडिया का सपोर्ट चाइना साइड में हो ये चाइना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 में हुए गालवान इंसिडेंट के कारण दोनों ही कंट्रीज को बॉर्डर एग्रीमेंट में कई सारे चेंजेस और अपडेट्स करने होंगे। ऐसा इसलिए जिससे कि इंडिया चाइना को वॉर जैसी सिचुएशन में उतरकर अपने वेल बिल्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक इंटेंस चोट देने वाली हालातों का सामना ना करना पड़े। Why countries are interested in India? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। दोस्तों, भारत के पास कई ऐसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं जिसके कारण कई फॉरेन नेशंस हमारी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। वीडियो के इस सेक्शन में हम इन्हीं FTAs में से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, FTA वो अग्रीमेंट्स होते हैं जहां दो कंट्रीज के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए कई सारे अलग अलग ट्रेड टर्म्स में रिलैक्सेशन दिए जाते हैं या फिर ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाता है। FTA के कारण दो देशों के बीच हो रहे ट्रेड में गवर्नमेंट अपने टैरिफ्स, कोटा और प्रोहिबिशंस को हटा देती है, जिससे काफी कम प्राइसेस पर गुड्स एंड कमोडिटीज का ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। फिलहाल इंडिया UAE और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच एक FTA फाइनलाइज होने को है। इसके अलावा इंडिया कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी मेजर FTAs फाइनलाइज करने में लगा है। जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, US एंड चाइना के बीच बढ़ते राइवलरी के कारण धीरे धीरे दुनिया का पावर शिफ्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर हो रहा है। इसलिए आने वाले कुछ डेकेड्स इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर रहेंगे, क्योंकि सारे वेस्टर्न नेशंस और खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना की मोनोपोली को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ इंडिया को ही एक बड़ा प्लेयर मानते हैं, और इंडिया भी इस फैक्ट की इंपॉर्टेंस अच्छे से जानता है। साथ ही साउथ चाइना सी में
चाइना की डोमिनेंस को अमेरिका कम करने की कोशिश में है और इसके लिए उसको एशिया में इंडिया जैसे केपेबल कंट्री की हेल्प लेनी होगी। शिफ्टिंग इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया और कंट्रीज आर जस्ट ट्राइंग टू टेक बेनिफिट फ्रॉम इंडिया। वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो को समझकर नेशनल इंटरेस्ट में शिफ्टिंग एक इंटेलेक्चुअल स्टेप है। इंडिया को इस फैक्ट का हमेशा ध्यान रखना होगा कि अब वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा लोकलाइजेशन पर फोकस्ड है, इसलिए सभी कंट्रीज पहले अपनी कंट्री से रिलेटेड इंटरेस्ट पर ही काम कर रहे हैं। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना, अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस की वापसी या रशिया यूक्रेन वॉर में सिर्फ बयानबाजी, इन सभी इंसिडेंट्स में मोस्टली अपने नेशनल इंटरेस्ट्स का ही ख्याल रखा गया है। ऐसे में इंडिया को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करके उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि काम खत्म होने के बाद अक्सर ही इन कंट्रीज ने मुंह फेरा है। Why India needs to be careful? पावरफुल होता हुआ चाइना। कोरोना क्राइसिस में जहां वर्ल्ड की सभी कंट्रीज इकोनॉमिकल डिक्रीमेंट से दो चार हो रही थीं, वहीं सिर्फ चाइना ही ऐसा अकेला एक देश था जिसकी जीडीपी बढ़ती ही जा रही थी। मिलिट्री एक्सपेंशन की बात करें तो 2021 में चाइना ने अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करके वॉर लाइक सिचुएशन के लिए रेडीनेस को दिखा दिया। ऐसे में इंडिया को इकोनॉमिकली एंड स्ट्रैटेजिकली दोनों तरीके से चाइना को काउंटर करना होगा। खुद को बाकी दुनिया से आइसोलेटेड रखना ठीक नहीं। इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को दूर रखा हुआ है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया इन ऑर्गेनाइजेशंस का फाउंडिंग नेशन हुआ करता था और इन ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग रखना इंडिया के लिए सही स्टेप नहीं है। चाइना एंड रशिया रिलेशनशिप 2014 का क्रीमिया एनेक्सेशन हो या 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर, दोनों ही इंसिडेंट्स में चाइना ने रशिया को ओपन सपोर्ट दिया है। ऐसे में रशिया चाइना बॉन्डिंग इंडिया के लिए टेंशन क्रिएट करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेकेड से रशिया इंडिया का मेजर पार्टनर कंट्री रहा है। रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के लिए एक और बड़ी मुसीबत अपने नेबरिंग कंट्रीज को लेकर है। बांग्लादेश में एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट्स, नेपाल के साथ बॉर्डर इशू और श्रीलंका एंड पाकिस्तान में चाइना का हेवी इन्वेस्टमेंट। इंडियन नेशनल इंटरेस्ट्स के लिए ये सब अच्छे साइंस नहीं हैं। कंक्लूजन, अपने सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बेस पर इंडिया की ग्लोबल इमेज अब एक पोटेंशियल इकोनॉमिक पावर कंट्री की है। इंडिया की इकोनॉमी ईयर 2022 में 6.7% की रेट से ग्रो कर रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्ट है। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के लिए $270 बिलियन का स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म रहा है, जिसे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज भी किया है और इंडिया में ट्रेड के लिए अट्रैक्ट भी हुआ है। अराउंड 2031 में इंडिया में यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होगी, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए एक नेसेसरी एसेट है। 2014 में इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 रैंक हुआ करती थी, जो इंप्रूव होकर 2019 में 63rd है। यहां तक कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक अब 68 है। फैक्ट्स, परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड्स एंड प्रेजेंट सिनेरियो का हर एस्पेक्ट इंडिया के फेवर में है और डेवलप्ड कंट्रीज की रेस में इंडिया को और भी आगे ले जा रहा है। लेकिन इंडिया की इस जर्नी में कई चैलेंजेस और पास्ट फैक्ट्स भी हैं जिन्हें कभी भुलाया या इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब चाहे इसे हिंदी चीनी भाई भाई कहकर इंडिया के ज्योग्राफिकल लैंड को कब्जाने वाले चाइना का एग्जाम्पल कह लीजिए, या फिर कारगिल वॉर के समय इंडियन रिक्वेस्ट्स को इग्नोर करने वाले अमेरिका का, सिर्फ अपना फायदा चाहने वाले कंट्रीज के रिलेशनशिप को इंडिया सिमिलर टोन में डिफाइन करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छी बात यह है कि इंडिया अपनी हिस्ट्री से लेसन्स लर्न करते हुए आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया एक बेहद स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रैटेजिकली इंप्लीमेंट करते हुए और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की इंटेंसिटी को समझते हुए इस जर्नी को समझदारी से तय कर रहा है। एंड यही सब इंडिया को इस रेस में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनाने में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा।